फ्रेंड्स वी स्टार्ट आवर हिंदू डिस्कशन। हम अपना हिंदू डिस्कशन स्टार्ट करते हैं 3 अगस्त का। मैं आज हिंदू पे अब नहीं जाऊंगा, जो मैंने इससे नोट्स, जैसे ये न्यूज़ हुई और आपकी ये न्यूज़ मैं 2-3 दिन पहले कई बार पढ़ा दिया, पूरी लोकेशन पढ़ा दी आपको। गोरगांव हॉट स्प्रिंग कहाँ पे है, चाइना में, जो इंपॉर्टेंट लोकेशन है। जो जो इसमें लोकेशन आपको मार्क कर लेनी है, या फिर गूगल अर्थ का यूज़ करके सेव कर लेना, या फिर आपके रूम में मैप लगाओ तो उसमें सेव कर लेना गूगल में देख के। तो ये आपको मार्क करनी है। तो मैं डायरेक्टली कहाँ पे आता हूँ, मैं अपने नोट्स पे आता हूँ। मैं उसको नोट्स की पूरी एक्सप्लेनेशन दूंगा, जो मैंने, क्योंकि सारी चीज़ मैंने इसके अंदर लेके आया हूँ। वीडियो लंबी होती है तो आप उसे 1.5 करके 1.25 करके आप वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो लंबी होती है। क्योंकि हम जो तैयारी कर रहे हैं 30 मिनट में हिंदू नहीं पढ़ सकते। हमारी जो अप्रोच होनी चाहिए वो करंट प्लस बेसिक वाली अप्रोच होनी चाहिए। सब चीज़ों को एक साथ मिला के पढ़ना है, क्योंकि हमें मेंस क्वालिफाई करना है, ठीक है ना। तो ऐसी अप्रोच होनी चाहिए हमारी। वीडियो लंबी होती है 1.25 करके आप उसे 1.5 करके देख सकते हैं और आपको स्पीडली हो जाएगा। अगर आपको इसकी नोट्स की PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप का लिंक है, इसको ज्वाइन कर लेना। इसको ज्वाइन कर लेना ग्रुप को। डेली बेसिस पे मॉर्निंग में 10 o'clock के मॉर्निंग में आसपास आपको ये PDF वहाँ पे अपलोड हो जाती है। तो सेक्शन 66 मतलब ये बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हमने 2015 में ये सेक्शन आपको सीरिया सिंघल केस में इसको ख़त्म कर दिया था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया था हमने। फिर भी आप इसके ऊपर केस क्यों रजिस्टर्ड कर रहे हो लोगों को? अब अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों बोला था? क्योंकि राइट टू फ्रीडम स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 आपको बोलता है आपके पास अधिकार है चीज़ों को बोलने का, लिखने का, पोस्ट करने का, सही अपोज करना है गवर्नमेंट को। पर क्या करते थे, इसका उपयोग करके आपको जेल में डाल देते थे, तो इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया था। तो सेक्शन 66A है, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में ऐड किया गया था। इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया था कि वॉयलेशन करता है फ्री ऑफ स्पीच का। 2015 में सीरी सिंघल के केस में, सीरिया सिंघल, ये जो लीगल रिकोगनाइजेशन देता है, जो ट्रांजैक्शन होती है ई-कॉमर्स पे, जो आपका IT एक्ट 2000 है। तो ये जितने भी IT प्लेटफॉर्म पे आप वर्क करते हो, मैसेज भेजना करना, तो कहीं ना कहीं उसके लिए IT एक्ट 2000 भी उसको ऐड करता है। और भी एक्ट है, जैसे आपका टेलीग्राफ एक्ट हो गया, और भी एक्ट है। तो जो सेक्शन 66 है, ये एम्पावर करता था, पुलिस को पावर देता था। कोई ऑफेंसिव होना हो, कोई मेनेंसिंग करे सोसाइटी के अंदर, कुछ भी इनकन्वीनियंस करे, तो आप पुलिस उसको जेल में डाल सकती थी। अब किस प्रकार का होना चाहिए मेनेंस? कुछ भी हो, आप किसी को मैसेज भेज रहे हैं, कोई कंप्यूटर के थ्रू या कम्युनिकेशन डिवाइस से आप उपयोग करके कोई अपलोड कर रहे हैं, कोई चीज़ गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, अगर लगता है गवर्नमेंट को, तो आपको जेल में डाल दिया जाता था और मैक्सिमम 3 साल की इसमें सजा का प्रावधान था। अब इशू क्या है? एक तो इसमें जो वर्ड है, जैसे वर्ड है इनकन्वीनियंस, डेंजर, कुछ भी जो वर्ड है, इंसल्ट, कुछ भी जो वर्ड है वो अनडिफाइंड है, कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। अब तो कुछ भी चीज़ को आप अनडेंजर बता दोगे, डेंजर बता दोगे और जेल में डाल दोगे, तो वायलेशन आर्टिकल 19 का सीधा सीधा, जो आपको गारंटीड देता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की आपको देता है, तो इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। अब इसमें कुछ सब्जेक्टिव इन नेचर है। कोर्ट ने भी ऑब्जर्व किया कुछ चीज़ें इसके अंदर ऐसी हैं, चैलेंजेस ऐसे हैं जो सब्जेक्टिव इन नेचर है, मतलब उसकी वजह से बिल्कुल ही सब्जेक्टिव आपको वायलेट करके आपको सीधा इंसल्ट किया जाता है इंसान की, तो इसके लिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया गया था। कोई प्रोसीजरल सेफ गार्ड नहीं है इसके अंदर, कोई ऐसा आपको बताया जाए सेफ गार्ड की अगर आपने कोई वायलेशन किया है कि आप अपने को प्रूफ कर दो, ये कर दो, ऑटोमेटिकली आपको नहीं पकड़ा जाएगा, तो ऐसे कुछ इसके अंदर चीज़ें थी। अब जो आपका एक्ट था, IT एक्ट 2000 था, उसके अंदर 2 चीज़ थी। एक तो 66A था जो इंपॉर्टेंट UPSC के लिए, एक 69A था और एक 79 उसके अंदर A है, 79 है ओनली। तो 66A को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया। जो बहस हुई थी उस टाइम सुप्रीम कोर्ट में 69A को लेकर भी हुई थी, क्योंकि राइट टू प्राइवेसी का करता है, उसको भी आर्टिकल 19 में आती है राइट टू प्राइवेसी। पर इसको नहीं किया था सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि ये बोला था कि जो आपकी प्राइवेसी है वो नेशनल इंटरेस्ट से बड़ी नहीं है। अगर आप कोई थ्रेट पहुंचा रहे हो सोसाइटी पर, पुलिस को या फिर गवर्नमेंट को आपको देखना है, आपको मतलब सर्विलांस पे करना है, सर्विलांस लगाना है आपके ऊपर, देखना है क्या क्या आप कर रहे हो, एक्टिविटी कर रहे हो, तो अगर वो थ्रेट पहुंचा रही है नेशनल इंटीग्रिटी, तो आपकी प्राइवेसी नेशनल इंटरेस्ट से बड़ी नहीं हो सकती। तो 69A को उन्होंने नहीं किया था। 79 जो है सेक्शन क्या प्रोवाइड करता है, कुछ एग्जम्पशन देता है, मतलब चीज़ों के अंदर कि फ्रॉम द लाइबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स इन द सर्टेन केसेस, तो कुछ देता है। इसको भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं किया था, 66A को ही किया था। तो अब क्या इशू है? अब ये इशू है कि अभी भी पुलिस केस रिपोर्ट कर रही है 69A सेक्शन के अंदर, लोगों को रजिस्टर्ड करके जेल में पहुंचा रही है। तो उन सब चीज़ों पे बोला है स्टेट गवर्नमेंट इन सब चीज़ पे ध्यान दो, ऐसा ना करो। अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स के, जो मैंने बता दिया 66A आपका आर्टिकल 19, आर्टिकल राइट टू लाइफ भी आएगा। ये तो सभी चीज़ में आता है, राइट टू लाइफ, आपकी स्पीच को रोका जा रहा है। तो वे फॉरवर्ड में यही बोलेंगे, ऐसे टाइप के जो मूव्स हैं, सिस्टम कम्युनिकेशन होना चाहिए, जुडिशियल जो डिसीजन है उसको मानना चाहिए, क्योंकि जुडिशरी भी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। फिर इन्फोर्स करना चाहिए, जो चीज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ऐसे लॉ को ख़त्म कर देना चाहिए। फिर जो आपका बेसिक फ्लो है एड्रेस करने के लिए, उन सब चीज़ का ध्यान रखना चाहिए ना, डिनाई नहीं करना चाहिए जो पब्लिक की राइट्स हैं।
सफरिंग द आपका इंट्रीगिटी लॉलेस अरेस्ट एंड डिटेंशन, मतलब आप ऐसे अरेस्ट कर रहे हो, लॉलेस है, कोई लॉ ही नहीं है उसमें भी अरेस्ट कर रहे हो, तो ये गलत चीज़ है। दूसरा जो आता है, सुप्रीम कोर्ट अलाउ वुमेन टर्मिनेट प्रेगनेंसी। अभी क्या होता था, मतलब एक रूल था आपका, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट 1971। तो ये एक्ट था, जैसे किसी महिला को अबॉर्शन कराना है, ठीक है ना, जो अबॉर्शन कराना है, तो वो अगर उसकी 20 वीक से ऊपर चली गई है, उसकी मतलब टाइम पीरियड प्रेगनेंसी के 20 वीक हो चुके हैं, उससे ऊपर हो गया है, 21 वीक हो गए हैं, उसे अबॉर्शन कराना है, तो हाई कोर्ट की परमिशन लगती है इंडिया के अंदर। पूरा बताऊंगा। तो इस लॉ को चेंज भी किया जा रहा है, इस लॉ को चेंज भी हो गया, सैंक्शन हो जाएगा, अभी राष्ट्रपति ने शायद साइन भी कर दिया इस लॉ को, तो इस लॉ को चेंज भी किया जा रहा है। तो इसमें यही है कि 22 वीक की एक महिला थी, उनको टर्मिनेट करना था, 20 वीक से ऊपर हो चुका था, तो उनको हाई कोर्ट के जज की परमिशन लगती थी, तो उन्हें बाद में प्रेगनेंसी की परमिशन दे दी गई है। तो अब हमारे इंडिया में कोई मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी के लिए कौन कौन से एक्ट हैं? हमारे एक एक्ट है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, ओनली अप्लाइड ए मैरिड वुमेन, ये ओनली अप्लाई होता है मैरिड वुमेन के ऊपर। जो अभी लॉ है 71, ठीक है, अगर 20 वीक से आप ऊपर हो जाएंगे, आपका जो गेस्टेशन एज पीरियड है 20 वीक से ऊपर हो जाता है, तो आपको हाई कोर्ट की परमिशन चाहिए। अगर आपका गेस्टेशन पीरियड 12 वीक से कम है, मतलब 12 वीक से कम है, तो आपको एक मेडिकल प्रैक्टिशनरी की ज़रूरत चाहिए कि वो बताए, डॉक्टर बताए ठीक है आपको करना है तो करवा लो। अगर 20 वीक से ऊपर हो जाता है, 12 से 20 वीक में कराना है आपको, अपना टर्मिनेट करवानी है अपनी जो प्रेगनेंसी को, तो उससे 2 मेडिकल प्रैक्टिशनरी की ज़रूरत होती है। अब ब्रीच, इसमें क्या कि फ़ाइन अप टू द 100 रुपये, अगर कोई मतलब कि ब्रीच करता है, वुमेन कॉन्फिडेंशली रखा जाएगा चीज़ों को। अगर कोई डॉक्टर बताता है कि इसने अबॉर्शन कराया तो उसको 1000 रुपये का फ़ाइन भी लगता है, ऐसा कुछ है। अभी जो न्यू लॉ आया, देखो अब सिस्टम चेंज हो रहा है, लिव इन रिलेशनशिप, ये वो सब चीज़ें बहुत बढ़ रही हैं इंडिया के अंदर, नॉर्मली चीज़ें हो गई हैं अब, ये सेक्सी ये सब चीज़ें। तो अब इसमें अनमेरिड वुमेन को भी ऐड किया जाएगा, अनमेरिड वुमेन को भी ऐड किया जाएगा, उसे टर्मिनेट करवाना है तो। अब जो इसमें 20 वीक तक था, अब 24 वीक बढ़ाए जाएंगे कि रेप सर्वाइवर के लिए बियॉन्ड 24 वीक आपको फिर परमिशन चाहिए। 24 वीक तक इसे किया जाएगा, 24 वीक तक सबके लिए किया जाएगा। 24 के बाद आप जाओगे तो आपको हाई कोर्ट की परमिशन चाहिए। पहले क्या था, 12 वीक तक एक मेडिकल प्रैक्टिशनरी चाहिए, तो उसकी ज़रूरत थी जो आपको लिख के देगा। अब 20 वीक तक एक चाहिए, 20 से 24 वीक तक 2 चाहिए, और उससे ऊपर जाना है तो मेडिकल बोर्ड का अप्रूवल लगेगा। आफ्टर 24 वीक के बाद एक मेडिकल बोर्ड बनाया जाएगा। और इसमें पहले 1000 रुपये की सज़ा थी, तो कोई भी डॉक्टर 1000 रुपये जमा कर देंगे, नाम निकाल दो इसने अबॉर्शन कराया, तो सोसाइटी में गलत इमेज जाती है। तो अब जो करेगा डॉक्टर, फ़ाइन तो लगेगा, 1 साल की सज़ा भी होगी। तो ये कुछ बिल में प्रपोज है, ये बिल पास हो गया है, ये बन गया है लॉ, ठीक है, ये भी मैं आपको थोड़ा बता दूं। आगे चलते हैं। अब प्रोविज़न क्या है कि टर्मिनेट ड्यू टू द फेलियर, अब कुछ बीमारी हो सकती है, ऐसा हुआ 20 वीक तक ठीक था, फिर डॉक्टर बता रहे हैं आपके कुछ मिसकंसेप्शंस आ गए हैं आपके फीटल में, बच्चे के अंदर, तो आपको टर्मिनेट करा लो, अच्छा रहेगा, तो ये भी एक कारण है। उसके बाद अनमेरिड वुमेन को भी टर्मिनेट करने का अलाउड किया। अब तो भाई चीज़ें हैं, अब सोसाइटी इतनी ओपननेस है, आपके राइट्स की परवाह, 18 साल के बाद आप किसी के साथ कैसे भी कहीं भी रह सकते हो, तो उस चीज़ में ही प्रॉब्लम आती थी। फिर वो कहीं गलत जगह जाके अबॉर्शन कराते थे, प्रॉब्लम आ जाती थी उनके फ्यूचर लाइफ में, मतलब गलत तरीके से अबॉर्शन हो जाता, इन्फेक्शन फैल जाता था, तो उन सब चीज़ को ध्यान रखा गया। ओपिनियन लिया गया, नीडेड टर्मिनेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो लोगों ने बताया कि नहीं, थोड़ा बहुत करना चाहिए। अगर 24 वीक के बाद कराना है तो स्टेट मेडिकल बोर्ड होगा, जो मैं ऊपर आपको बता ही चुका हूँ। मेडिकल बोर्ड इस्टेब्लिश किया जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट उसमें कुछ कंसल्ट मेडिकल बोर्ड बनाएगा, जो उसमें बहुत सारे गाइनोलॉजिस्ट, आपके पेडिशियन मतलब बच्चों के डॉक्टर, रेडियोलॉजिस्ट, ये सब उसमें मेडिकल बोर्ड में होंगे, जो अब अगर आप 24 वीक के बाद कराओगे तो ये परमिशन मेडिकल बोर्ड देगा। अपर गेस्टेशन लिमिट भी रखी गई है स्पेशल कैटेगरी के लिए, जैसे कोई माइनर रेप हो जाता है, रेप या प्रेगनेंसी हो जाती है, तो उनके लिए कुछ स्पेशल उसमें चीज़ें भी रखी हैं, कंडीशन। और कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब कॉन्फिडेंस रखा जाएगा वुमेन को, जिसका किया जाएगा। अगर आप वॉयलेट करते हो तो आपको मैंने ऊपर बताया वो 1 साल की सज़ा और फाइन दोनों लगाए जाएंगे। अब नोट में क्या है कि 1971 से पहले क्या था, क्योंकि एमटीपी बिल एक 1971 है और फिर इसे अमेंड किया जा रहा है, 2020 में अमेंड किया गया है इसको। तो इससे पहले क्या था, इससे पहले अबॉर्शन कराना इंडिया में क्रिमिनलाइज था। सेक्शन 312 इंडियन पीनल कोड में आता था, अगर आप अबॉर्शन 1971 से पहले कराते थे तो एक पीनलाइज था। बेनिफिटेड क्या होंगे इसके, एक तो टर्मिनेशन हो जाएगा इन द केस ऑफ कोई प्रॉब्लम हो जाए बच्चे के फीटस में, तो आप करा सकते हो। स्पेशल कैटेगरी वुमेन इसमें ऐड की गई है, जो रेप विक्टिम है, जो अंडर एज वुमेन्स हैं, उनका जल्दी हो जाए। बेनिफिशियली अब अनमेरिड वुमेन को भी दिया गया है इसमें, तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं। चैलेंजेस बहुत खतरनाक है इसके। आपके फिटियस मतलब क्या है, एक पीरियड होता है जब बच्चा बन जाता है, वॉर्म के अंदर, माँ की कोख के अंदर बच्चा
दिखने लगता है कि विजिबिलिटी होने लगता है कि कैसा बच्चा है, ये वो सब पीरियड होते हैं, तो आप एक तरीके से टर्मिनेट करा के आप तो सीधी किलिंग कर रहे हो, ये भी एक कारण है। फिर इसमें प्रेफरेंस ऑफ मेल चाइल्ड, आप खुद बताओ, उसे पता लग गया 24 वीक तक उसे पता लग गया लड़की है लड़का है, तो वही वो सेक्स सिलेक्शन कैटेगरी स्टार्ट हो जाएगी, लड़का चाहिए, तो ये भी एक प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। अगर पहले क्या था कि 12 वीक तक एक डॉक्टर, 20 वीक तक 2 डॉक्टर चाहिए, तब तो 24 वीक तक 2 डॉक्टर चाहिए। अगर 2 डॉक्टर जानने वाले हुए तो ईजी हो जाएगा। तो ये भी सारी चीज़ें हैं। फिर बहुत इशू भी हैं, तो ये भी हैं। फिर चेंज एज ऑफ ए चॉइस नॉट कंसिडर ए फैक्टर सच एज पर्सनल चॉइस सडनली चेंज इन द सर्कमस्टांसेस, कुछ भी हो सकता है। आप पहले आप चाहते थे बच्चा, बाद में कुछ डोमेस्टिक वायलेंस हुए बच्चा नहीं चाह रहा, तो इस टाइप से भी कंडीशन बढ़ जाएगी। फिर मेडिकल बोर्ड जो आप बना रहे हैं उसके लिए बजट चाहिए, बहुत सारी चीज़ चाहिए, उसके लिए आप तो एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ कर रहे हो। कोई टाइम लिमिट नहीं सेट किया आपने कि रिक्वेस्ट अगर मैंने मेडिकल बोर्ड के सामने रखी वो 10 दिन में दे परमिशन, 4 महीने में दे, तो टाइम लिमिट आपको सेट करनी चाहिए थी। फिर दिस इज़ द वायलेशन ऑफ राइट टू प्राइवेसी, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। अगर आप मेडिकल बोर्ड बना रहे हो उसमें वुमेन को मल्टीप्लाई बार उसमें एग्जामिनेशन किया जाएगा, क्यों कराना है, क्या कराना है, तो एक वायलेशन प्राइवेसी का भी है, उसकी लाइफ का भी, डिग्निटी का, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी की उसमें प्रॉब्लम है। जो दूसरी न्यूज़ आती है वो आती है मेंटल हेल्थ इन इंडिया। देखो ये जो मैं सारी न्यूज़ बता रहा हूँ सोचो कि हिंदू से नहीं पढ़ा, एक एक न्यूज़ हिंदू की कवर की गई है। इसमें मैं हाईलाइट डालता हूँ हिंदू का, अगर ग्रुप में आप जाओगे हिंदू का हाईलाइट डालता हूँ मैं पूरे पेपर को, क्या क्या आपको पढ़ना है उससे मैच कर लेना, सारा मैंने इसमें कनेक्ट किया है। अब क्या बोला हाई कोर्ट ने, दिल्ली गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया है इम्प्लीमेंट करो मेंटल हेल्थ एक्ट को, आप जो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट है उसको इम्प्लीमेंट करो। एक बच्चे ने 17 साल के बच्चे ने कंप्लेन की है कि स्कूल में क्या है, मेंटल हेल्थ केयर के अंदर क्या है कि एक स्कूल में आपको एक कोई भी काउंसलर, कोई भी हेल्थ प्रोफेशनल स्कूल और कॉलेज में अपॉइंटेड करने चाहिए, कोई साइकेट्रिस्टिक को, कि बच्चे जो है 17 साल के बच्चे ने PIL लगाई है, तो कि मेंटल हेल्थ जो आपके पास सर्वे कराया गया 2015-16 में पाया गया चिल्ड्रन और जो एडोलेसेंट बच्चे होते हैं वो वर्नेरेबल कंडीशन में डिसऑर्डर मेंटल हेल्थ की। तो इसलिए आप स्कूल में अगर पेंडेमिक टाइम पे और भी बढ़ गई हैं साइकोलॉजिकल कंडीशन, बच्चे घरों में बंद है, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सब चीज़ों को फेस कर रहे हैं, लोनलीनेस को फेस कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ को देखते हुए हाई कोर्ट ने बोला है जो वो एक्ट है जो आपका मेंटल हेल्थ प्रोग्राम वाला एक्ट है, पूरी चीज़ें हैं, आप उस चीज़ को अप्लाई करो और स्कूल में कोई साइकेट्रिस्टिक को, कोई प्रोफेशनल को, कोई काउंसलर को अपॉइंटमेंट करो ताकि बच्चे उससे बात जाके कर पाएँ। अब मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया में क्या क्या कंडीशंस हैं, क्योंकि एक रिपोर्ट आई थी, लैंसेट की एक रिपोर्ट आई थी कि इसमें 1 in the 7 पर्सन इन इंडिया, 7 में से एक व्यक्ति इंडिया में कहीं ना कहीं मेंटल डिसऑर्डर को फेस कर रहा है। सीवियर कंडीशन 2017, अब तो और भी बढ़ गई है, कोविड टाइम पे मेंटल हेल्थ की जो कंडीशन है, इशू है, वो और भी खतरनाक हो गया है, तो ये भी याद रखना, कोई घरों में कैद रहे हैं। मेंटल जो हेल्थ है सिचुएशन है इन इंडिया में, ये सिचुएशन क्या है इंडिया में, एक तरह से बैड स्पेशल इन द साउदर्न स्टेट, जो साउदर्न की स्टेट है वहाँ तो और भी बेकार कंडीशन है, क्योंकि कंपेयर टू नॉर्दर्न स्टेट ड्यू टू द नेचर ऑफ डेवलपमेंट, मॉडर्नाइजेशन, अर्बनाइजेशन, ये सब बढ़ रहा है साउथ में ज़्यादा, तो वो और भी ज़्यादा कंडीशन बेकार हो। कम से कम हमारे नॉर्थ में गांव तो हैं, गांव में सब घुल मिल के लोग रहते हैं, किसी को परेशानी सब बात करते हैं। शहर में क्या होता है अर्बनाइजेशन, एक फ्लैट है, ऊपर नहीं पता कौन रह रहा है, नीचे नहीं पता कौन रह रहा है, एक कमरे में ही घूम रहे हो। गाँव में घूमने के लिए बहुत स्पेस होता है, उसके घर जाना है, किसी के घर शादी हो सब एक साथ पार्टिसिपेशन करते हैं, किसी का प्रॉब्लम हो जाए सब एक साथ उसको निभाते हैं, तो गाँव की ज़िंदगी बहुत बढ़िया ज़िंदगी है। कुछ भी कहो शहर में जाना हो नहीं जाना हो, मैं अपने बताऊँगा मेरे व्यू में। शायद जेंडर डिवाइडेड हो रहा है लोगों में, कि जेंडर डिवाइडेड की डिप्रेशन क्यों है, कि डिसऑर्डर जो है फीमेल देन द मेल ड्यू टू द सेक्सुअल अब्यूज़ किया जाता है, कि फिर जेंडर डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, स्ट्रेस फील करते हैं, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम है, सेक्सुअल प्रॉब्लम भी बहुत सारी हैं सेक्सुअल लाइफ में, तो उस सब चीज़ की प्रॉब्लम है। वाई मेंटल हेल्थ सिचुएशन इज़ बैड इन इंडिया, क्यों बैड है? पहली बात सबसे बताऊँ, कोई नहीं सोचता है अगर कोई मेंटल हेल्थ से पीड़ित है उससे कहते हैं कि बेकार आदमी है, निगेटिव आदमी है, ये आदमी, आपको नहीं पता उसकी मेंटल हेल्थ कंडीशन ख़राब है, आपको उसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। फिर इन कंपेयर टू हमारे जो साइकेट्रिस्ट डॉक्टर्स हैं वो 0.03% है पर लैख अगर पॉपुलेशन आप काउंट करोगे तो पर लैख पे वो कितने हैं, 0.03 डॉक्टर ही नहीं है उस प्रकार के, आप मानते ही नहीं हो। स्पेंडिंग जो हमारी गवर्नमेंट करती है मेंटल हेल्थ पे इंडिया में 1.3% और टोटल हेल्थ जो इतना एक्सपेंडिचर किया जाता है वो इतना परसेंट ही किया जाता है। अगर डेवलप कंट्री में देखोगे वहाँ पे 3 से 15% तक जाता है मेंटल हेल्थ पे, हमारे इंडिया में कोई ध्यान ही नहीं देता मेंटल हेल्थ कंडीशन को। इनएडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर है, देखो वही बात आ गई, 1 लाख पे 0.01, मैंने तो 3 भी बता दिया था, यहाँ तो 0.01 है, क्योंकि एक लेटेस्ट रिपोर्ट WHO के अकॉर्डिंग 1 लाख पे 0.01 है, मैंने तो 3 भी बता दिया, उससे भी कम हमारे यहाँ डॉक्टर्स हैं जो मेंटल हॉस्पिटल्स हैं इन सब चीज़ को देखने वाले। इनएडुकेट जो मेंटल हेल्थ है, रिसोर्सेज नहीं है, नर्स नहीं है, वो नहीं है, आपके साइकोलॉजिस्ट नहीं है, वर्कर नहीं है, तो कोई ध्यान ही नहीं देता है।
आप खुद देख सकते हो इसमें स्टेटिक डाटा दिया है, 300 मिलियन जो पीपल है मेंटल हेल्थ इशू में कहीं ना कहीं पीड़ित है। 18% मतलब WHO ने बोला कि डिप्रेशन और केसेस जो है इंक्रीज़ हुए हैं, 18% केसेस इंक्रीज़ हो गए हैं। 6.5 to 7% जो इंडियन पॉपुलेशन है कोई मेंटल हेल्थ इशू में है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई हुई हैं कि बिटवीन 1 to 1 करोड़ पर्सन इन इंडिया हैव सीवियर मेंटल हेल्थ इशू। 1 करोड़ 2 करोड़ लोग मेंटल हेल्थ इशू में कोई ध्यान ही नहीं देता। तो ये सारी कहीं ना कहीं कंडीशंस है। तो आगे चलते हैं, देखो ये आ गया कि जो लीडिंग कंट्री होती हैं उसमें इतने होते हैं, पर इंडिया में क्या है 0.069 पर 1 लाख पॉपुलेशन पे इतना डॉक्टर है जो आपके साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर होते हैं। फिर जो मेंटल हेल्थ नीड क्यों है कि प्रायोरिटी क्यों देनी चाहिए, क्योंकि फैक्टर ऑफ सुसाइड बहुत बड़ा होता है मेंटल हेल्थ कंडीशन से कहीं ना कहीं बढ़ती ही जा रही हैं, आपने ये देखा होगा। फिर सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन होना चाहिए टोटल डिसीज़ बर्डन में इंडिया। अगर मेंटल हेल्थ आपकी ठीक हो तो आपकी और भी जो डिसीज़ आती हैं वो भी कहीं ना कहीं कम रहती हैं। 3 रिड्यूस आपकी लॉन्गेविटी। WHO ने बोला है कि 15 से 25 ईयर की लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो आपका जीने का क्षमता रहती है ना, जो अगर आपके मेंटल हेल्थ ठीक है तो आपकी क्या करता है, तो आपकी जीने की क्षमता बढ़ जाती है और 10 से 25 साल एक्स्ट्रा जीते हो। अगर आप मेंटल हेल्थ से पीड़ित हो तो आपकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब एक्सेप्टेंसी जो है ना वो कम हो जाती है, मतलब आपकी मरने की क्षमता जल्दी, आप 10 से 25 साल पहले ही डेथ हो जाती है। गवर्नमेंट ने कुछ मेजर लिए मेंटल हेल्थ के लिए, जैसे नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी लेकर 2014 में। देखो उससे पहले कुछ भी नहीं था, अभी जब इस पे 2014 में बिल्कुल ध्यान देना स्टार्ट हुआ। राइट बेस्ड मेंटल हेल्थ एक्ट लेकर 2017 में। नेशनल एडोलेसेंट हेल्थ प्रोग्राम चलाया। आयुष्मान भारत, क्योंकि इसमें आपको पैसा मिलता है, वो 5 लाख का आपका आयुष्मान कार्ड बनता है, तो उससे भी आप डॉक्टर को दिखा सकते हो। तो वो सब स्कीम इस चीज़ को करने के लिए चलाई। मोर स्टेप क्या ले सकते हो आप खुद सोचो। डॉक्टर की कमी है, टेली मेडिसिन को बढ़ाओ, इंक्रीज पर्सनल को बढ़ाओ, रिमूव आपको जो स्टिग्मा है ना सोसाइटी में जो सोचता नहीं है उसको मतलब एक तरह से कम करो। इंटीग्रेटेड अप्रोच रखो, काउंसलिंग फैसिलिटी को बढ़ाओ। ये जो काउंसलर्स होते हैं ना विदेश में बहुत चलता है, पर इंडिया में कोई नहीं जानता काउंसलर्स को। टेक्नोलॉजी डेवलप करो, कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम चलाओ, लोगों को बताओ। क्रिएट मेंटल हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम चलाओ। अवेयरनेस तो हर चीज़ में होनी चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ आती हैं इससे रिलेटेड। दूसरी जो आती है वो आती है कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर इज सेकेंड लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ द पेनिनसुला। तो फर्स्ट आपको बताना है कौन सी है, जो ये आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक से निकलती है, 2.6 लाख किलोमीटर तक बहती है, जो बाउंडेड बाय द आपके बालाघाट ट्रेन से निकलती है और ये वेस्टर्न घाट पे निकलते हुए इधर की साइड निकल जाती है। फिर आंध्र प्रदेश में आके ये कहीं बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। तो कुछ कुछ वेस्टर्न घाट से निकलती है नियर जोर विलेज, सतारा डिस्ट्रिक्ट आपका महाराष्ट्र। सतारा यहाँ पे बाढ़ आ रही है। महाबलेश्वर से निकलती है, महाबलेश्वर सतारा डिस्ट्रिक्ट, जिसे इसे शुगर बेल्ट ऑफ साउथ इंडिया बोला जाता है। ये सतारा, कोल्हापुर, ये सब एरिया। तो यहाँ पे रत्नागिरी, यहाँ पे जो बाढ़ आई हुई है, तो सतारा से निकलती है जोर विलेज के आसपास से वेस्टर्न घाट से। तो ये 1400 किलोमीटर का सफ़र करके और नीचे चली जाती है। इस पर जो एग्रीकल्चर की अकाउंटिंग लैंड डिपेंडेंट है, इतना टोटल एरिया साउथ का इस पर कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है इसके ऊपर। कुछ इसकी मेजर जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं, लेफ़्ट की भीमा, जैसे ऐसे बह रही है तो लेफ़्ट ऊपर वाली और राइट नीचे वाली। तो भीमा, दींग आपका, पेदावागु, हलिया, मूसी, पालेरू आपका, मुनेरू, और नीचे से बहने वाली वीना, कोया, ठीक है ना, आपको पैनगंगा, दूध गंगा, आपके घाट प्रभा, माला प्रभा, तुरंगभद्रा। तो ये कुछ इस पे है। अब यहाँ से निकलती है महाबलेश्वर से नीचे चली जाती है, तो महाबलेश्वर हो गया। फिर इस पर आपका नीचे हो गया तो अमरावती हो गया, सिरचलम हो गया। उसके बाद नागार्जुना कोंडा हो गया, वो डैम भी है। और जहाँ पे डिवाइड होती है, ऐसे 2 भाग में डिवाइड होती है, वो विजयवाड़ा। ये कुछ इंपॉर्टेंट सिटी हैं जो इसके ऊपर है। आपसे पूछ सकता है किसी महाबलेश्वर किस में है आपका, नारासोबा वादी किस में है आपका, अमरावती किस में है आपका। तो यही इस पे ही सारी हैं। आप कैसे याद रखोगे, अमरावती कैपिटल होने वाली है किस चीज़ की, आपकी आंध्र प्रदेश की अमरावती। तो अमरावती, विजयवाड़ा, आगे नागार्जुनकोंडा, तो ऐसे याद रख सकते हो। सिरचलम, ये कहीं ना कहीं इसी के ऊपर बसे हुए हैं। आगे चलते हैं, देखो ये कृष्णा रिवर है, ऐसे जा रही है। तो आप देख सकते हो भीमा आ रही है यहाँ से। फिर नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट है, नागार्जुना, क्योंकि मैंने आपको बताया। फिर इसमें माला प्रभा, आपके तुरंगभद्रा, घाट प्रभा, तो ये कुछ रिवर्स हैं जो इसमें मिलते हैं। सिरचिलम प्रोजेक्ट भी इसमें, सिरसाइलम जो प्रोजेक्ट है वो भी इसी के ऊपर है। नागार्जुना भी इसी के ऊपर है। तो डिस्प्यूट इन्हीं का ही है, नागार्जुना डैम का ही है। पानी कभी कम छोड़ते हैं, कभी ज़्यादा छोड़ते हैं, ये सारे इशू इसके अंदर है। ये मैं आपको बता चुका हूँ ट्रिब्यूटरी ऊपर, और ये भी बता चुका हूँ कहाँ कहाँ से कौन सी रिवर निकल रही है। थोड़ा अपने आप भी पढ़ा करो चीज़ें। इसमें जो मूसी है, मूसी के ऊपर सिटी ऑफ हैदराबाद बसा हुआ है। जो मूसी इसकी ट्रिब्यूटरीज है, इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है,
और इस पे ही हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट बची हुई है। कुछ प्रोजेक्ट हैं तुंगभद्रा, घाटप्रभा, नागार्जुना सागर, मालाप्रभा, भीमा भद्रा, तेलुगु गंगा, तो इस पे सारे प्रोजेक्ट हैं। और मेजर हाइड्रो डाम है, इनकी रिवर के ऊपर ही नाम है तुंगभद्रा, ये सारे इनके ऊपर डाम्स हैं। तो ये कुछ सारी चीज़ें हैं। रिसोर्सेज ऑफ बेसिन क्या है कि रिच है, गुड पोटेंशियल है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत सारा इसके है, ठीक है ना। तो बेसिन पुणे और हैदराबाद मेन इसके ऊपर जो सिटीज़ हैं जो बसी हुई हैं कहीं ना कहीं आसपास से। ऑटोमोबाइल और आईटी सेक्टर हैं, पुणे और हैदराबाद दोनों ये हैं। फिर इससे क्या होता है कि जो ड्रॉट है, जो फ्लड आता है उस रेस में, ये भी एक कहीं ना कहीं कारण बनता है। अभी जो फ्लड आया हुआ है आपका रायचूर में, बेल्लारी में डिस्ट्रिक्ट में, बेलगाम में, बीजापुर में, कर्नाटक, पुणे, शोलापुर, ओशनाबाद, तो कहीं ना कहीं यही रिवर का कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहती है। कोस्टल साइक्लोन्स आते रहते हैं हाई इंटेंसिटी के, ड्यूरेशन मेकिंग द फ्लड प्रॉब्लम आ जाती है, ये सारी इसकी प्रॉब्लम है। दूसरी जो न्यूज़ आती है जिका वायरस, सेंट्रल रश टीम टू महाराष्ट्र, क्योंकि वहाँ पे जिका वायरस फाउंड हुआ है। अब ये जिका वायरस है क्या? एक ये एडीज़ आपका मॉस्किटो होता है, बस इतना याद रखो, एडीज़ मॉस्किटो से फेंकता है। और ये डेंगू चिकनगुनिया का भी सेम ही मॉस्किटो है, सेम ही मॉस्किटो है एडीज़, यही मॉस्किटो है। ये पहली बार जो जिका फॉरेस्ट है युगांडा के अंदर है, जो जिका नाम रखा गया, युगांडा में फॉरेस्ट है जिका, तो उसी के बेस पे रखा गया, क्योंकि पहली बार वहीं पे वायरस पाया गया था 1947 में, तो उसी के बेस पे रख दिया गया। तो इसमें क्या होता है, प्रेग्नेंट वुमेन जो होती है, जैसे मच्छर काटा, ठीक है ना, मच्छर ने काटा, फिर आपने वो सेक्सुअल कुछ कांटेक्ट किया आपने, फिर वो प्रेगनेंस हो गई, तो बच्चे का दिमाग ऐसा हो जाता है, ऐसा ये वाला दिमाग हो जाता है। तो प्रेग्नेंट वुमेन जिका कैन कॉज बाय द बर्थ डिफेक्ट एक तरह सच एस माइक, इसमें नाम है कुछ, यूजुअली स्मॉल हेड हो जाता है, छोटा सिर हो जाता है बेबी का। तो इसमें बस यही याद रखना। सिम्टम्स क्या है कि हेडेक होगा आपको, आंखों में थोड़ी जलन होगी, फीवर होगा, मसल्स पेन होंगे, जॉइंट पेन होगा, स्किन में ऐसे रेसिसेस आएंगे। तो ये कुछ सारी इसके अंदर चीज़ें हैं। इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई वैक्सीनेशन नहीं है फॉर जिका इन्फेक्शन के लिए। ट्रीटमेंट क्या, कॉल है डॉक्टर, बस जो भी चीज़ें चलाएंगे डॉक्टर चलाएंगे। प्रिवेंशन आप मच्छरदानी लगाओ, घर में चीज़ों का यूज़ करो, ये बात बता सकते हैं। WHO पब्लिकली हेल्थ इमरजेंसी इसको घोषित किया था 2016 में। इन्फेक्टिंग स्प्रेड जो है मैनी कंट्री में इसका फैलता जा रहा है। तो ये याद रखो, कोई ट्रीटमेंट इसका नहीं है। कौन से मॉस्किटो से, पहली बार युगांडा में पाया गया, ये बस आपको याद रखना है। बच्चे का सिर छोटा होता है, अब नॉर्मल कंडीशन में हो जाता है। अब डेंगू मैंने ऊपर बताया, तो ये भी इसके लिए भी सेम मॉस्किटो आपका एडीज़ मॉस्किटो है, एडीज़ है, सेम है, इसमें भी सेम चीज़ें होती है, मसल पेन, जॉइंट पेन। इसके लिए क्या चीज़ है, स्किन में रैशेस पड़ जाते हैं, इसके लिए डेंगू की वैक्सीन बनाई गई है, CYD-TDV, आपके डेंगू वैक्सीन करके अप्रूव हो गई है, 20 कंट्री में अप्रूव है। तो उसके लिए कोई वैक्सीन है, डेंगू के लिए डेंजर की बात नहीं है, इसके लिए वैक्सीन उपलब्ध है, ठीक है, पर जिका के लिए नहीं है। चिकनगुनिया सेम मॉस्किटो, ठीक है ना, तो ये भी मॉस्किटो से एडीज से फैलता है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो इसमें क्या है कि फीवर, जॉइंट पेन, वही सारी चीज़ें इसमें होती हैं, हेड एक पॉइंट पेन होता है, इसके लिए भी कोई स्पेसिफाई एंटीवायरल ड्रग नहीं है चिकनगुनिया के लिए। तो सी के लिए बस सी है, उसके लिए कोई वैक्सीन नहीं है। फिर आता है येलो फीवर। येलो फीवर भी एक तरह से ऐसे ही फैलता है, इसी मॉस्किटो से होता है। सिम्टम्स होते हैं, वॉमिटिंग आती है, फैटिगी होता है। येलो फीवर वैक्सीन नोन एज 17D। तो येलो फीवर की वैक्सीन है आपके पास, येलो फीवर की है, चिकनगुनिया की नहीं है। डेंगू और येलो फीवर की है, जिका और चिकनगुनिया की अभी तक कोई वैक्सीन डेवलप नहीं हुई है। दूसरी जो न्यूज़ आती है वो आती है, एक्सपर्ट ने वार्न किया है, जो आप मैंडेटरी किया था आपने फूड फोर्टिफिकेशन। फूड फोर्टिफिकेशन क्या था, जैसे आप दूध पीते हो, जैसे आप बाहर से आटा लाते हो, उसमें कुछ मिनरल्स, विटामिन मिला दिए जाते हैं अलग से, ताकि आपकी जो माल न्यूट्रिशन प्रॉब्लम्स है वो फुलफिल हो पाए। वो तो अब एक्सपर्ट ने वार्न किया है, उन्होंने एक सर्वे कराया चीज़ों का। कुछ जो राइस हैं, आप एडिबल ऑयल यूज़ करते हो, उसमें कुछ एक्स्ट्रा विटामिन मिलाए जाते हैं, जैसे नमक के अंदर आयोडीन मिलाया जाता है, ये ताकि आपकी बॉडी फुलफिल कर पाए। तो ये वार्न किया है कि इस जो हम मिलाने से क्या है, लोगों में खतरा हो गया है, हाई प्रोटीन कंजप्शन बढ़ गया लोगों का, और उसमें कुछ प्रॉब्लम आने लगी है लोगों के अंदर, कुछ प्रॉब्लम लाइक ऐसी कंडीशन, एनीमिया, फाइट माल न्यूट्रिशन के लिए आपने ये काम किया था, पर लोगों के अंदर कुछ ज़्यादा चेंजेस देखे जा रहे थे। एक खतरे की घंटी है, ज़्यादा मात्रा में एक्सेस अमाउंट में आपको चीज़ें खाना, इन सब चीज़ों का। तो ग्रुप ऑफ हेल्थ एक्सपर्ट ने इंडिया में एक राइज कंसर्न किया अबाउट द जो फाइट माल न्यूट्रिशन के लिए आपने फोर्टिफिकेशन स्टार्ट किया था, इसके कुछ एक्सट्रीम मतलब कि क्वेश्चंस भी निकल के आ रहे हैं। न्यू केमिकल इंटरवेंशन हो रहा है एड्रेस, माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी, तो कुछ प्रॉब्लम भी क्रिएट हो रही है। अब फोर्टिफिकेशन क्या है कि एडिशनल आपने विटामिन और मिनरल मिला दिए, आयोडीन मिला दिया, आयरन मिला दिया, जिंक, विटामिन A, C, D, कुछ भी आपने मिला दिया, राइस में मिला दिया, मिल्क में मिला दिया, सॉल्ट में। आप सोचोगे राइस में कैसे मिलाया जाता है? राइस को क्या करते हैं, राइस को एक पाउडर में डाल देते हैं, तो वो राइस के ऊपर चिपक जाता है पाउडर, फिर वो राइस को पैक करके आपके घर भेज देते हैं। जब आप उबालते हो तो उबाल के वो पाउडर आपके उस राइस के साथ ही उबल जाता है, तो वो आपको विटामिन की सप्लाई देता है। ये सारी कुछ चीज़ें उसके अंदर हैं। क्यों किया था गवर्नमेंट ने? क्योंकि हमारे पास नेशनल फैमिली
हमारा एक सर्वे आया था, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, उसके अंदर बताया गया था 58.4% जो चिल्ड्रन है कहीं ना कहीं अमीनिया के शिकार हैं, जो फिर रिप्रोडक्टिव एज में उनका अमीनिया हो रहा है। 35 चिल्ड्रन जो हैं वो अंडर वेट है, मतलब वजन नहीं है। फिर स्टंटिंग बोल सकते हो, वेस्टिंग बोल सकते हो। स्टंटिंग क्या है कि आपकी उम्र के हिसाब से लंबाई छोटी है, बोने हो, और वेस्टिंग क्या है कि आपकी क्या है कि लंबाई के हिसाब से आपकी वेट, आपके अंदर वेट कम है। ये कुछ सारी प्रॉब्लम फेस हम कर रहे थे। 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट। तो ये कुछ सारी हम प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। तो गवर्नमेंट सोचती है कि ठीक है, लोगों को विटामिन मिनरल्स प्रोवाइड करेंगे और उनसे अच्छे से कर पाएंगे, तो डिफिशियंसी जो थी उनको हम कम कर पाएंगे। वन ऑफ द मेजर कोज होता है डिफिशियंसी ऑफ द फॉलिक एसिड। तो इन सब चीज़ को हम कंप्लीट कर पाएंगे। हिडन हंगर थी, इसको कम कर पाएंगे, एक्सेस कर पाएंगे, सेफ एंड न्यूट्रिशन फूड मिलेगा, बैलेंस डाइट मिलेगी, फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड। उन्होंने एक रास्ता निकाला था इस सब चीज़ को करने के लिए। और अब फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड की कंडीशन भी ख़राब हो गई है। जैसे राइस है, राइस में विटामिन B1, 12, आयरन, फोलिक एसिड मिला दिया जाता था। इतनी मिलियन पीपल को डिमांड थी, दे दिया जाता था, इतने करोड़ कॉस्ट आती थी। तो यही वीट में किया जाता था, B1, A12 मिला के दे दिया जाता था। फिर तेल में मिलाया जाता था विटामिन A, D, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंटेशन किया जाता था। 100 टन पर का खर्चा था, कोई कॉस्ट अभी पता नहीं कितनी। तो ऐसी मिल्क में मिलाया जाता है जो आप मदर डेयरी का पीते हो। तो करंटली गवर्नमेंट ने प्रमोट किया कि फोर्टिफिकेशन किया जाएगा 5 फूड आइटम के अंदर, राइस, सॉल्ट, एडिबल ऑयल और आपका मिल्क और वीट के अंदर किया जाएगा। इन सब चीज़ के अंदर किया जाएगा। राइस में किया जाएगा, जो मैंने आपको ऊपर बता चुका हूँ, सर्टेन चीज़ें मिलाई जाती थी। स्कीम भी चलाई गई कि हमें करते रहना है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इसकी नोडल एजेंसी है, क्योंकि फूड PDS जो स्कीम इसमें ही चलती है। तो ये वीट के लिए चलाई गई। पोषण अभियान चलाया गया, जिसमें 4 चीज़ को ध्यान रखना है। पोषण अभियान में क्या था, अमीनिया, वेस्टिंग, स्टंटिंग और अंडर न्यूट्रिशन। जो आपका वेस्टिंग, स्टंटिंग, अंडर न्यूट्रिशन है 2% पर ईयर कम करना है, ठीक है, 2022 तक। और जो आपका अनीमिया 3% पर ईयर कम करना है 2022 तक। तो ऐसी कुछ स्कीम चलाई गई कि हम इसके कंट्रोल कर पाएंगे। मिल्क में चलाया गया, स्टार्ट किया गया। नेशनल डेयरी जो डेवलपमेंट बोर्ड है उसने स्टार्ट किया विटामिन C को दूध में डालना, ये सब चीज़ करना। तो बेनिफिट भी देखे गया कि हाई बेनिफिट मिला कॉस्ट रेशियो में। नो सोशल कल्चर बैरियर थे उसमें, कोई अल्टरनेशन नहीं था फूड का। फिर क्विक इम्प्लीमेंटेशन था, अच्छे से पहुँच पाता था, वाइड रीच था कि लोग खरीदते थे। पर कुछ इशू आए निकल के, बहुत तगड़े इशू। इम्पैक्ट ऑफ द फीटल डेवलपमेंट, जब बच्चा होता है एक्सेस आयरन हो जाता है तो उसकी डेवलपमेंट पे इफेक्ट। लॉस ऑफ नेचुरल प्रोडक्टिव सस्टेंस, जो आप नेचुरली आपको चीज़ें मिलते हैं, विटामिन मिलते हैं, उनका कहीं लॉस देखा गया, फिर बॉडी में वो नहीं अच्छे से उभर पा रहे। मार्केट ड्राइवन सॉल्यूशन बन गया चीज़ों का, मतलब कि पुश टूवर्ड द फोर्टिफिकेशन, लोग उसकी तरफ ज़्यादा जाने लगे, तो हायर कॉस्ट आने लगी चीज़ों को उनमें मिलाने की। इम्पैक्ट पड़ा छोटी छोटी इंडस्ट्री में। अब आशीर्वाद वाला आटा है, वो तो कर देगा, इन मिनरल विटामिन मिला देगा। अब जो गांव से पीस के अपने गेहूँ छोटी छोटी इंडस्ट्रियाँ बेच रही हैं, वो कैसे मिलाएगा? उसको एक्सेस पैसा चाहिए अगर विटामिन मिलाने हैं, तो छोटी इंडस्ट्री में इम्पैक्ट पड़ा है। नो डायरेक्ट लिंक नहीं मिला अभी तक कोई अमीनिया और आयरन डिफिशियंसी इस चीज़ से कम होती है कि डायरेक्ट आप आयरन खाते हो तो होती है क्या। अब अमरूद से खाते हो कि आप गुआवा खा रहे हो उससे आयरन मिल रहा है तो वो अलग चीज़, वो तो पता है, वो नेचुरल फॉर्म में। पर आप जो इनटेक कर रहे हो विटामिन और की गोलियाँ खा रहे हो, उससे कोई अभी तक सबूत नहीं है कि अमीनिया और आयरन की डिफिशियंसी कम होती है कि नहीं। कुछ सजेशन दिए गए कि आप करो तो क्वालिटी डाइट हेल्पफुल होती है शरीर के लिए, ऐसा करना चाहिए, पर उसको एक्सेस अमाउंट में नहीं खाना चाहिए। फिर इसमें अमरूद, कृषि और ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देना चाहिए, इंस्टेड ऑफ ये फोर्टिफिकेशन ना करके हमें इन चीज़ पे बढ़ावा देना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग पे बढ़ावा देना चाहिए। कल मैंने आपको पूरा ही ब्रेस्ट फीडिंग था बहुत अच्छे से समझाया था, बहुत अच्छे से। इसमें आपको माँ और आपका वो मैत्रालय, मैंने जो मिल्क बैंक भी बताया, जो लेडी हार्डिन स्कूल में ओपन किया गया, माँ स्कीम भी बताई थी माँ, कल मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था, कल की वीडियो देखना। किंडर गार्डन में आपको बच्चों को इनक्रिएट करना चाहिए वेजिटेबल ग्रो करने के लिए, ऑर्गेनिक किचन बनाने के लिए, कि बचपन से सिखाओगे तो आगे बढ़ेगा। इंस्टेड ऑफ पुशिंग द फूड फोर्टिफिकेशन कीजिए, मनी इज बेटर स्पेंड टू द अल्टरनेटिव डाइट। आपको क्या करो, सॉल्यूशन क्या, पैसे दे दो, वो कुछ ऐसी चीज़ खाएगा, अच्छी चीज़ खा लेगा। बायो जो आप कर रहे हो तो आप करो बायो फोर्टिफिकेशन, ना कि आप फोर्टिफिकेशन करो। बायो मतलब चीज़ों को क्या करो, एम करो कि जो क्रॉप आप लगा रहे हो उसे ही इतनी अच्छी मैन्युअल सप्लाई करो, मैन्युअली इतना अच्छा देखो, क्रॉप को प्रोसेसिंग इतने अच्छे से करो ताकि प्रॉब्लम ही ना क्रिएट हो, और जो सारी जो विटामिन डिफिशियंसी हो जाती है वो कहीं ना कहीं कम हो जाए। तो ये कुछ स्टेप बताए इन्होंने। आगे आता है दूसरा जो आता है वो आता है PMI, परचेजिंग मैनेज इंडेक्स। ये क्या बोलता है, इसके अंदर क्या है कि 50 एक टारगेट लिया गया है, इसके अंदर 50 एक टारगेट लिया गया, 0 से 100 तक मार्क्स होते हैं इसमें, और ये मंथली कराया जाता है।
ये क्या किया जाएगा कि एक दुकान वाले पे जून में गए, दुकान वाले के पास पूछ के आ गए, फिर जुलाई में गए, ऐसे ज़्यादा जुलाई में गए और पूछते हैं कि जून के मुकाबले आपकी जो इनकम है वो बढ़ी है या घटी है। इसे 0 कर लो, इसे 50 और इसे 100। आपकी इनकम घटी है क्या बढ़ी है जून के मुकाबले जुलाई में? वो क्या आएगा, बढ़ी है तो +50 जाएगा। वो क्या आएगा, घटी है तो -50 जाएगा, मतलब 50 से नीचे जाएगा, 0 के 50 के बीच में, ठीक है ना। तो इधर पॉजिटिव साइन है कि आपकी ग्रोथ हुई है, इधर है निगेटिव साइन, आपको ग्रोथ कम हुई है। अगर 50 पर रहेगा तो पिछले महीने के हिसाब से आपकी कोई ग्रोथ ना हुई, ना आपकी कोई चीज़ बढ़ी। तो यही कंपेयर किया जाता है पिछले मंथ से। करंट बेस फ्यूचर बिजनेस जो है कि है क्या है, कीमत है 0 से 100 तक होता है। 50 से ऊपर गया तो एक्सपेंशन हो रहा है, 50 से नीचे गया तो 50 पे कोई चेंज नहीं हो रहा, 50 से कम रहा है तो आपकी जो ग्रोथ में कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है, नीचे जा रहा है आपकी, ठीक है ना। तो पीएमए क्या मंथली बेसिस पे निकाला जाता है, करंटली मंथ का कितने बेसिस पे बढ़ रही है इंडस्ट्री, तो मैन्युफैक्चरिंग रिकवरी हो रही है, वो कैसे पता लगा, यानी कि 50 से प्लस में जा रहा है कहीं ना कहीं। हर वीक निकाला जाता है, इसमें कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, IHS मार्केट 40, इसमें इकोनॉमिक वर्ल्ड वाइड चीज़ें होती हैं, कंप्लाइज करके निकाला जाता है। तो ये सारी चीज़ें लास्ट में बोलता है कि हेल्प करता है पता लगाने में जीडीपी एक्सपेंशन हुआ है कि डिक्रीजन हुआ है, इन सब चीज़ों में हेल्प करता है। ये डिफरेंट कैसे है, आपका इंडस्ट्री इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP से डिफरेंट कैसे है, क्योंकि ये एक एक्टिव है इन द एम्प्लॉय। IIP कवर करता है कि ब्रॉडिंग जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उनको कंपेयर करता है कि PMI इज़ मोर डायनेमिक है इस चीज़ से। तो आपको याद रखना है जो IIP है वो कवर बस बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, ब्रॉड इंडस्ट्री को कवर करता है, पर PMI सारी इंडस्ट्री को कवर करता है। तो ये भी आप याद रखोगे। आगे चलते हैं। अब जो हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं टाइगर की कंडीशन कैसी है इंडिया में। यहीं पे मैं इसको पॉज करूंगा वीडियो को, ये सेकंड वीडियो में डालूंगा। कुछ 10 पेजेस रह गए हैं। टाइगर की पॉपुलेशन कैसी है, टाइगर, ये इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ आई है, तो टाइगर के बारे में पूरा बताऊँगा सर्वे के साथ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।